नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आजाद भारत के इतिहास में काले धब्बे की तरह है इमरजेंसी का अध्याय। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इतिहास को किस तरह से पेश करती है, यह जानने की इच्छा मुझे सिनेमा हॉल तक ले गई। इस फिल्म की कहानी कितनी कसी हुई है, कंगना समेत तमाम मुख्य किरदारों का अभिनय कैसा है, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े किरदारों के साथ न्याय हो पाया है या नहीं, इस मूवी रिव्यू में ये तमाम बातें हम शामिल करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की आज तक इमरजेंसी के लिए आलोचना होती है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। फिल्म पर बात करते हुए हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इमरजेंसी होती क्या है और इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी क्यों लगाई थी। सबसे पहले तो कंगना को इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने का साहस दिखाया। फिल्म कुछ विवादों में भी रही और आखिरकार रिलीज हो गई। इंदिरा गांधी को बेहद मजबूत इरादों वाली प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यह फिल्म इंदिरा गांधी को एक अलग रोशनी में भी दिखाती है। फिल्म इशारा करती है कि इंदिरा के अपने पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रह गए थे। साथ ही इंदिरा गांधी कोई अच्छी वक्ता नहीं थी, वो बोलने में झिझकती थी। वहीं कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाता था और अपने हिसाब से उन्हें चलाना चाहता था। इन सब के बीच इंदिरा गांधी कैसे मजबूत इरादों वाली आयरन लेडी बनकर उभरी, फिल्म में यह पहलू भी काफी दिलचस्प है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से जिया है। फिल्म देखते हुए अगर हूबहू दिखने को पैमाना ना माने तो आपको लगने लगेगा कि यह कंगना नहीं, इंदिरा गांधी ही है। यही किसी ऊंचे दर्जे के कलाकार की खासियत भी होती है। अभी मैं फिल्म के मजबूत पक्ष पर बात करूंगा, बाद में इसकी कमजोरियां भी गिनाऊंगा। फिल्म में 2 सरप्राइज पैकेज है। विशाल नायर का नाम कम ही लोगों ने सुना होगा, जल्द ही आप इन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। विशाल नायर ने संजय गांधी के किरदार में जान डाल दी है, यहां तक कि वो कहीं कहीं कंगना को भी ओवरशैडो कर देते हैं। बाबू जगजीवन राम के रोल में दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक दूसरा बड़ा सरप्राइज पैकेज है। सतीश कौशिक को ज्यादातर कॉमिक रोल्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन एक चालाक और धूर्त नेता के किरदार को उन्होंने बखूबी जिया है। 1971 की जंग का भी फिल्म में जिक्र आता है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में मिलिंद सोमन की एंट्री से रोए खड़े हो जाते हैं। उनका रोल छोटा सा ही है, लेकिन बेहद प्रभावकारी है। अब आते हैं इस बात पर कि इमरजेंसी लगाना क्या होता है और कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अगर भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। अपने खिलाफ जन आक्रोश बढ़ते देख और सत्ता न छोड़ने की जिद के चलते इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इससे जनता के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे भाषण देने, सभा करने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सीमित हो जाता है। विरोध करने पर इंदिरा गांधी ने तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था और प्रेस का गला पूरी तरह घोट दिया था। इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले सबसे बड़े नेता थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण। जेपी के किरदार में अनुपम खेर औसत दर्जे के ही लगते हैं। फिल्म देखते हुए लगता है वो एक ऐसे ओवर एक्सपोज्ड अभिनेता हैं
जो हर फिल्म में एक जैसा अभिनय करने के लिए अभिशप्त है। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को पिता तुल्य प्रेम करते थे। वो इंदिरा गांधी को गुड़िया कहकर बुलाते थे, लेकिन इमरजेंसी के काले अध्याय के विरुद्ध उन्होंने पूरे विपक्ष को लामबंद किया और इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका। इतने बड़े इतिहास पुरुष के किरदार से अनुपम खेर न्याय नहीं कर पाए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अगर उन्हें एक बूढ़े लाचार पिता का रोल दे दिया जाए तब भी वो ऐसी ही एक्टिंग कर रहे होंगे। यानी कि जेपी के जो न्यूएंसेस थे जिससे दर्शकों को लगता कि हां ये वो इतिहास पुरुष जयप्रकाश है, वो नहीं हो सका। युवा अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में श्रेयस तलपड़े भी निराश ही करते हैं। मैं अटल जी को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने देख चुका हूं, लेकिन तब वो बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जो बोलने की शैली और भाव भंगिमा थी वो युवावस्था में दूसरी रही होगी। यह हो सकता है कि वक्त के साथ वो इंप्रूव हुई होगी, लेकिन श्रेयस तलपड़े युवा अटल की भूमिका में जिस तरह से बोलते हुए दिखते हैं वो उनका छटांक भर भी नहीं लगता। फिल्म का सबसे कमजोर पक्ष उसका संगीत है, बल्कि गानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है वही हास्यास्पद है। फिल्म में एक दृश्य है जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को जेल में डलवा देती हैं। जेल में जॉर्ज फर्नांडिस के पैरों के तलवों पर पुलिस वाले डंडे बजा रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं। बगल की बैरक में अटल बिहारी वाजपेयी भी गाना गा रहे हैं। यह सब इतना भोंडा है कि पहले तो मुझे हंसी आई, फिर एक अजीब सी निराशा ने घेर लिया। निराशा यह कि जो पीढ़ी इतिहास को फिल्मों के माध्यम से समझना चाहती है उसके सामने हम इन महान हस्तियों को निहायत ही भद्दे कैरिकेचर के रूप में पेश कर रहे हैं। 21वीं सदी में बायोग्राफिकल फिल्मों को पारसी थिएटर के अंदाज में पेश किया जाएगा तो ऐसे ही हास्यास्पद नतीजे निकलेंगे। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म गांधी आई थी। बेन किंग्सले फिल्म में महात्मा गांधी बने थे। आप असली गांधी और फिल्मी गांधी की फोटो देख लीजिए, दोनों एक जैसे लगेंगे। एक विदेशी निर्देशक हमारे बापू पर ऐसी फिल्म बनाकर चला गया। ऑस्कर जीतने के साथ ही यह फिल्म मील का पत्थर बन गई। इस फिल्म को आए हुए 43 साल हो चुके हैं। क्या तब से अब तक भारत अपने युग पुरुषों पर एक भी कोई ऐसी बेमिसाल फिल्म दे पाया है? असल में बायोग्राफिकल फिल्मों में जो ऐतिहासिक किरदार जैसा था उसे ठीक वैसा ही दिखा देना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अपने यहां तो कह दिया जाता है कि बस इंस्पिरेशन या प्रेरणा ही हमने ली है, बाकी सब कल्पना पर आधारित है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी जैसे काले अध्याय पर फिल्म बनाना हिम्मत का काम है। कंगना को एक बार फिर से इसके लिए बधाई। जय हिंद, जय भारत।